पिछले दिन आपको कुछ होमवर्क दिया गया था, वो सारा इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट का टेबल, ये सब आप पूरा कर चुके हैं? सभी लोगों का टेबल पूरा है? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। लिखिए तो। हाउ टू कन्वर्ट ग्राम इनटू ग्राम इक्विवेलेंट। इससे संबंधित जो पीछे एक बात हुई थी, थोड़ा उस पर चर्चा कर लें। आपको बताया गया था कि मास का दो तरह का यूनिट होता है, एक होता है फिजिकल यूनिट और दूसरा होता है केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में केजी होता है और ग्राम, जनरली ये चलता है, होता तो और भी है लेकिन यही दोनों चलता है। केमिकल यूनिट में भी दो यूनिट आपको बताया गया था, एक था मोल और दूसरा था ग्राम इक्विवेलेंट। इस तरह से टोटल 4 यूनिट पर जनरली हम लोग केमिस्ट्री में काम करते हैं मास के: किलोग्राम, ग्राम, मोल और ग्राम इक्विवेलेंट। और बोला ये गया था कि यदि आपको केमिस्ट्री ढंग से समझना है तो हर हाल में ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, मतलब ग्राम को मोल में बदलना, ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना, ये सब बात आनी चाहिए। इसमें 3 बातें हो चुकी है। ग्राम को किलोग्राम में, केजी, किलोग्राम को ग्राम में आप बदल सकते हैं, ग्राम को मोल में बदल सकते हैं, मोल को ग्राम में बदल सकते हैं। बस एक ही बात बचा हुआ है कि ग्राम को हम ग्राम इक्विवेलेंट में कैसे बदलें। और भी से संबंधित कुछ बात होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे। इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे कल आप पढ़े थे ग्राम को मोल में बदलने के लिए। इसका जो फॉर्मूला है ये है: ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। बस इस बात का सिर्फ ध्यान रहे कि ये वेट किस चीज में होना चाहिए, ग्राम में। तो बस इतनी सी बात। अब इस पर हम यदि एक क्वेश्चन कर लें, जैसे 200 ग्राम CaCO3 कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा। हम क्वेश्चन के बाद देखेंगे वो पूछ किस यूनिट में रहा। जैसे मोल पूछता तो वेट में मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देते। क्या पूछ रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी जस्ट ऊपर आप लिखे हुए हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। CaCO3 का कितना वेट दिया हुआ है? 200। वेट चाहिए ग्राम में, किस में दिया हुआ है? ग्राम में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 बाई इक्विवेलेंट वेट। किसका इक्विवेलेंट वेट? जिसका ग्राम आप लिखें। कितना है, कितना होता है इक्विवेलेंट वेट CaCO3 का? वो टेबल आप बना के लाए होंगे तो उसमें तो लिखा ही होगा, 50 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50। ये कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, इसी में यदि हमसे पूछता कि ये कितना मोल होगा, तब क्या जवाब होता? मोल निकालने के लिए हम लोग कल क्या पढ़े थे? वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम को यदि मोल में बदलना है, देखिए ये ट्रिक होता है, ये ध्यान रखिए। हमको यदि ग्राम को मोल में बदलना है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, और ग्राम को यदि ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना है तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे। देख रहे हैं दोनों में कुछ वर्ड मैच कर रहा है। मोल को बदल ग्राम को मोल में बदलना है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है मास को, और ग्राम को यदि ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना है तो इक्विवेलेंट वेट से भाग देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोल ज्ञात करना है तो मोल के लिए वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट होता है। वेट है 200 ग्राम और CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 100। तो कितना आ जाएगा? 2। लिखेंगे इसको। अब इस पर 2-4 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लीजिए तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। और जिनका भी क्लास छूटा है वो जाते वक्त एक बार बात करके जाएंगे, क्योंकि आज बेसिक्स समाप्त हो रहा है, 11th का बेसिक। अब इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब जो भी बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में वो सारी की सारी नई बातें होंगी जो आप तक अभी, अब जो कोई भी लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, और उस सब से संबंधित अभी सारा बात होगा, क्या होगा नहीं होगा वो सब।
क्या चेंज करें इसको? लिखिए तो सभी लोग। 980 ग्राम H2SO4 मान लीजिए आपको दिया जाता है और आपको क्वेश्चन यहाँ पर 3 पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन कि ये कितना किलोग्राम होगा, दूसरा क्वेश्चन ये कितना मोल होगा, और तीसरा क्वेश्चन ये कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा। सॉल्व वही लोग कर सकते हैं जो पीछे का 2 क्लास किए हैं या फिर 11th में पढ़े हैं, अन्यथा आपको परेशानी होगी। कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, जो छोटा हुआ है उसको हम मैनेज कर देंगे। फिलहाल अभी आप झेलिए। हाँ, जो लेट से आए हैं उनसे तो नहीं बनेगा ना क्वेश्चन। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। इसमें देखो ये तीनों क्वेश्चन में ना डिवाइड ही करना है। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से, ग्राम को मोल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से, और ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कीजिए तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन गया सभी लोगों का? पहला आंसर बताइए कितना आएगा? 980/1000। अब काट के जो भी आएगा अब देख लीजिए कितना आता है। 0.98 आएगा। ठीक है, मोल मोल पता करना है। बताइए मोल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो 980 बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का? 98। टेबल चेक कीजिए आप, टेबल इसीलिए आपसे लिखवाया ही गया है। 98 10 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये कितना मोल हो जाएगा? 10। ये कितना आया? 0.98 ना। ठीक है, ये कितना आएगा? ग्राम को बदलना है किस में? ग्राम इक्विवेलेंट में, तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 980 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 49 होता है। 49 से ये पूरा पूरा कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में। तो इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा इसी टाइप के क्वेश्चन को रिवर्स डायरेक्शन में चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है 10 ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 बराबर कितना केजी, कितना मोल। सॉल्व कीजिए तो इसको। पिछला 2 क्लास किनका किनका छोटा हुआ है? अभी सुनो, पहले ये तीसरा लेक्चर है आज। इससे पहले 12th में 2 क्लास हुआ है जो कि 11th के बेसिक से संबंधित था। तो पिछला 2 क्लास कौन कौन नहीं कर पाए? हाथ खड़ा कीजिए। तो जो भी 2 4 5 आदमी हैं, आप सभी लोग, YouTube पर वैसे सारा वीडियो है, यदि आप चाहें तो सीक्वेंस में देख सकते हैं, अन्यथा जाते वक्त एक बार बात करके जाइएगा। ठीक है, क्या है कि ये सब छूटेगा ना तो दिक्कत होगा, एकदम समझ नहीं पाओगे आगे। पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में खाली मोल ग्राम इक्विवेलेंट पर हम बात करेंगे तो हमारा लैंग्वेज ही नहीं समझ पाओगे कि हम बोल क्या रहे हैं। क्योंकि ग्राम मोल, ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट मोल, ये सब समझ में जिसको नहीं आएगा वो कैसे समझेगा? कितने लोगों से बन गया ये क्वेश्चन? हाथ खड़ा कीजिए तो। बस इतने लोगों से बना? बनाइए, बाकी लोग जो बच्चे हैं बनाइए। जो क्लास किए थे उनसे तो बनना चाहिए। देखो पिछला क्वेश्चन हम थोड़ा शॉर्टकट में बना दिए, लगता है आपको परेशानी हुई। हम इसको थोड़ा डिटेल में बना देते हैं। एक बात बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट को किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा केजी में। ग्राम इक्विवेलेंट का रिलेशन आप ग्राम के साथ जानते हैं, तो पहले ग्राम निकाल लीजिए, ग्राम को बदल देंगे किस में? केजी में। क्या फॉर्मूला होता है बताइए? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अभी जस्ट आने के साथ ही बताएं। ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू वेट। इक्विवेलेंट वेट CaCO3 का कितना होता है? 50।
तो यहाँ पर लिखेंगे 50, वेट कितना ग्राम आ जाएगा, 550 इंटू 10, ये आ जाएगा आपको 500 ग्राम। 500 ग्राम आ गया तो इसको हम नहीं बदल सकते हैं केजी में, बताइए कितना केजी होगा। इसी को हम कह सकते हैं 500/1000 यानी 0.5 केजी। तो इसका जो जवाब होगा ये होगा 1/2 या 0.5। अब आपको मोल में बदलना है। एक बात बताइए, ग्राम इक्विवेलेंट को डायरेक्ट मोल में बदलने का अभी तक हम आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताए, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम में तो आप कन्वर्ट कर चुके हैं और ग्राम को तो आप मोल में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला आपको बताया गया। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल निकालना है, वेट आया है कितना ग्राम, 500 ग्राम। वेट किस में होना चाहिए फॉर्मूला में, ग्राम में। तो ये हो जाएगा 500 बाय मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का कितना होता है 100, तो कितना आ जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो इस तरह से बनाना था, ऐसे ही बनेगा। एक लास्ट फॉर्मूला और लिख लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़ी है। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट को किस में बदलना था, मोल में, और हम उसको क्या किए, सीक्वेंस में जाके बनाए। इसको डायरेक्ट भी बनाया जा सकता था, वो हमको पता था, आप नहीं जानते थे, क्योंकि वो फॉर्मूला अभी तक हम आपको बताए नहीं, क्योंकि बेसिक से चल रहे हैं। एक चीज़ बताइए आप, ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 10, मोल कितना है 5। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका दोगुना है वो, ये उसका दोगुना इसलिए है क्योंकि CaCO3 का n फैक्टर 2 है। एक्चुअली मोल को जब आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही होता है ग्राम इक्विवेलेंट, और जिसका n फैक्टर 1 होता है उसका मोल और ग्राम इक्विवेलेंट आपस में सेम हो जाता है। तो ये सब बात 11th में बहुत डिटेल में बताए थे, वहाँ पर हम सारा चीज़ प्रूफ किए हुए हैं, लेकिन यहाँ तो उतना प्रूफ करेंगे नहीं, चूँकि बिना मतलब का टाइम लग जाएगा और उसकी ज़रूरत नहीं है। बस फार्मूला बेसिस 2-3 को फार्मूला याद रखो, इसी में पूरा केमिस्ट्री चलेगा 12th का। और 12th में जो आएगा वो सबके लिए नया होगा, तो उसको तो पढ़ाना ही है। फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोल, यही होता है। तो कुल मिला के आपको अभी तक 4 गो बात बताया गया, और इसी 4 गो पर 11th का बेसिक समाप्त होता है। अब इसके बाद हम कुछ नया काम शुरू करेंगे, ये सबके लिए अब नया होगा। ये सब बात जो लोग 11th में पढ़े होंगे बोर हो रहे होंगे ये सब चीज़ को देख के, तो रिवीजन के ख्याल से हम बता दिए, कुछ नए लोग भी हैं उनको भी समझ में आ जाए। सुनिए, अब यहाँ पर ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, ये इस बात से स्टार्ट हुआ कि केमिस्ट्री में यूनिट अलग चलता है मास का, और हमारे डेली लाइफ में मास का यूनिट अलग चलता है। जैसे दुकान में आप जाके कहते हैं कि 1 केजी चीनी दीजिए तो आपको तौल के दे देगा, लेकिन यदि आप कहिए कि 1 मोल चीनी दीजिए तो आपको तौल के नहीं देगा, लप्पर भी दे सकता है। यही सब बात ना हो रही थी, लेकिन अब आप थोड़ा समझदार हो चुके हैं, अब आप समझ सकते हैं कि 1 मोल चीनी कितना होगा, दुकानदार को कितना देना चाहिए। तो एक क्वेश्चन से ही इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जरा बताइए, यदि आप दुकान में जाके उसको कहते हैं कि आप हमको 1 मोल चीनी दीजिए, तो वो कितना चीनी आपको तौल के देगा कि 1 मोल के बराबर हो जाएगा, 3 निकालिए। तो इसको निकालने के लिए क्वेश्चन हम बना दिए। क्वेश्चन देखो क्या है, 1 मोल शुगर इज इक्वल टू कितना ग्राम, सॉल्व कीजिए, उतना ग्राम होगा 1 मोल हो जाएगा। बनाइए तो इसको। केमिस्ट्री में यदि सुस्त बने रहेंगे काम नहीं चलेगा आपका, तो दिमाग को थोड़ा तेज बनाइए। कल केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, सब्जेक्टिव बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एग्जाम सबका बेहतर गया है, अब जो पढ़ते ही नहीं है उनका नहीं बेहतर जाएगा। बन गया क्या, कितना ग्राम आया, किसी से नहीं बना, नहीं बना, तो काहे नहीं बना।
अच्छा, तो परेशानी यहाँ है। इधर 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 सुनो, चलो चलो इधर देखो, सुनो, ये एक और बात साबित करता है ये क्वेश्चन, कि ग्राम को मोल में बदलने के लिए या ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए आपको केमिकल फॉर्मूला का पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि केमिकल फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला की मदद से ही ना हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करते हैं। अभी आप टेबल में शुगर ढूंढ रहे होंगे, वहाँ पर मिल ही नहीं रहा होगा, वहाँ पर बकरी मिल रहा होगा, खोज रहे हैं शुगर। तो ऐसी स्थिति में शुगर का फॉर्मूला तुम लोग नहीं जानते हो, क्या होता है? हाँ जी, सही है। हाँ, तो फिर काहे नहीं बन रहा है? तब तो बनना चाहिए। C12H22O11, यही होता है ना। उस टेबल में आपको भले ये नहीं मिले फॉर्मूला, यदि आपको पता है C12H22O11, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ लो आप। कैसे जोड़ेंगे बताइए? चलो इधर देखो, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एक कार्बन का 12, तो 12 कार्बन का 12 गुना 12, ये हो जाएगा 144। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 22 हाइड्रोजन का 22, तो ये हो जाएगा 22। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर 11 ऑक्सीजन है, तो गुना कर दीजिए 16 × 11, 176 हो जाएगा। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपको 342 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर हो जाएगा कितना? 342। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, मोल बराबर क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। कितना मोल क्वेश्चन में आपको दिया? 1 मोल। मोल के स्थान पर कितना रखेंगे? 1। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट की जगह 342, तो बताइए वेट कितना ग्राम हो जाएगा? 342 × 1 यानी 342 ग्राम। इसका ये मतलब हुआ कि दुकानदार यदि आपको 342 ग्राम चीनी तौल के दे देता तो वही कितना मोल होता? 1 मोल। अब दुकान में जाके इस चीज को जानने के बाद दुकान में जाके यदि आप ये कहते हैं कि हमको 10 मोल चीनी दीजिए, और दुकानदार यदि हमारे जैसा हो तो तुरंत तौल के दे देगा। बताइए कितना? कितना? 3000। मतलब आपको भी दुकान अब लगता है खोल लेंगे आप लोग, गुना भाग आ गया है। कुछ नहीं था, 1 मोल में 342 ग्राम है, तो 10 मोल में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3420 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? यही होगा ना, तो आसानी से बन जाएगा। अब समझ में आया कि क्या करना था? अब आप बताइए कि केमिस्ट्री का जो कैलकुलेशन है और हमारे डेली लाइफ का कैलकुलेशन है, बताओ थोड़ा डिफरेंट है कि नहीं है? डिफरेंट भले है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चीज़ों को बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं बदला जा सकता है। तो इसको हम यहीं पर रोकेंगे। अब आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना उछना हो तो बताइए। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, अब आया कि नहीं, इसका इन्फेक्टर क्या होगा? किसका? चीनी का? 12? अरे 12 होगा। इन्फेक्टर क्या होता है पहले ये बताइए? टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ केटायन और एनायन। इसका क्या होगा बताइए? तो सुनिए अब हमारी बात, चीनी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, और हम एन फैक्टर किसका निकालते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का। ये केटायन और एनायन में टूटेगा ही नहीं, तो यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे? तो इसका ये मतलब है कि हर चीज़ को ग्राम इक्विवेलेंट में नहीं बदला जा सकता है। ग्राम कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उसके ग्राम को आप हर चीज़ को मोल में बदल सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को ग्राम इक्विवेलेंट में नहीं बदला जा सकता है। ग्राम इक्विवेलेंट में यदि आपको बदलना है तो उसके लिए या तो इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है, और नहीं तो ओवरऑल कंप्लीट रिएक्शन का होना जरूरी है। कंप्लीट रिएक्शन से एन फैक्टर का पता चलता है, हालांकि उसकी ज़रूरत आपको है नहीं। तो ये चीज़ दिमाग में रखेंगे कि यूरिया हो गया, या जो चीज़ केटायन और एनायन में नहीं टूटता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ये सब पानी में घुलता जरूर है, लेकिन पानी में केटायन और एनायन में टूटता नहीं है। तो इसके लिए हम एन फैक्टर की बात कभी नहीं करेंगे, इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट की बात होगी। क्या क्लियर है ये? और जो टूटेगा, अच्छा ये क्यों नहीं टूटेगा इसके बारे में भी बात कर लें। ध्यान से देखिए, ये जो C12H22O11 है, कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, सब का सब नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के साथ किस तरह का बॉन्ड बनाता है? आयनिक या कोवैलेंट?
कोवैलेंट, और कोवैलेंट बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता है केटायन में और एनायन में, इसीलिए इसके एन फैक्टर की बात हम नहीं करेंगे। एन फैक्टर का बात हो सकता था जब रिएक्शन कुछ दिया होता तब, लेकिन उसका ज़रूरत आपको नहीं है, वो सब बहुत आगे की चीज़ है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए बातें होंगी। तो इसको रोक दें अब। सुनिए अब यहाँ से सभी लोगों के लिए बिल्कुल नई बातें हैं, और जो लोग लेट से आए हैं भूल जाइए कि आप लेट से आए हैं, यहाँ से सब बात आपको समझ में आएगा। खाली कोशिश अब ये कीजिएगा कि अब एक भी क्लास छूटे नहीं, छूटेगा तो कुछ नहीं बुझाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ पाओगे जो भी हम बोलेंगे। वैसे रिकॉर्डिंग चल रहा है, जब तक रिकॉर्डिंग ऑन है तब तक तो ठीक है, उसके बाद तो ज़्यादा परेशानी होगी। आगे जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, पहले वो स्टार्ट क्यों होगा इसको समझिए। हम पिछले कई दिनों से ये बात चर्चा में करते रहे कि 2 का पावर जब डिसिमल, किसी भी चीज़ का पावर जब डिसिमल में हो तो आप उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। एक बार फिर से हम बता दें कि जैसे 2 का पावर 3 है तो आप इसको लिखते हैं 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा 8। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन दे दे कि 2 का पावर 3.8217 इसका वैल्यू कितना होगा, तो क्या ऐसी स्थिति में 2 को 3 बार पूरा लिख देते हैं और लास्ट बार तनिको 2 लिख देते हैं, ऐसा होगा क्या? अरे पावर में जितना रहता था उतना बार 2 लिखता था ना, तो इस बार पावर में 3.821 समथिंग है। क्या ऐसे बनेगा क्वेश्चन? तो क्या ये क्वेश्चन ही गलत है? मतलब क्वेश्चन भी सही है, ऐसे बनेगा भी नहीं, तो कैसे बनेगा, इस पर बात करनी है। यदि कोई नंबर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वर्गमूल वगैरह तो बहुत सारे लोग निकालना जानते हैं, लेकिन यदि क्यूब रूट दे दे तब आप फंस जाइएगा। मतलब इस संख्या का पावर 1/3 ऐसे दे दे, 1/4, 1/5, 1/10, 1/7 इस तरह से दे दे, तो आप ऐसी स्थिति में उस क्वेश्चन में हर हाल में उलझ के रह जाएंगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सॉल्यूशन क्या करना। और यदि आप जानते हैं तो हमको बताइए। जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं तो इन्हीं सभी चीज़ों को बताना है। बताना इसलिए है क्योंकि केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उसमें इस तरह का कैलकुलेशन भरा पड़ा है। यदि आप इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। थ्योरी पढ़े न्यूमेरिकल बने ही नहीं तो पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो इसी से संबंधित है। इस चीज़ को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉग का हेल्प लेना पड़ेगा। आप लोग 9th-10th में या कहीं भी लॉग टेबल देखे होंगे, वो उसमें 2 तरह का टेबल होता है, एक होता है लॉग और एक होता है एंटी लॉग। क्या ये सब बात आपको सुनने में या देखने में, पढ़ने में कभी मिला था? नहीं मिला था तो आप इसको देखिए, शायद आपको कुछ दिखे। देखो यहाँ अभी जो असाइनमेंट आप बोले थे ना कि कल असाइनमेंट मतलब आगे मिलेगा आपको, उस असाइनमेंट का पहला पेज है ये। इसमें देखो √2, √3, √4 का वैल्यू सबका लिखा हुआ है। एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको हर हाल में √2 से लेकर √10 तक का वैल्यू रटा हुआ होना चाहिए, कभी भी आपको बैठाना पड़ेगा। इससे आपकी स्पीड फास्ट होगी, बाकी निकालने का तो आप निकाल सकते हैं। log 1, log 2, log 10 तक का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। ये सब आपके स्पीड को फास्ट करता है। वैसे निकालने का तरीका हम आपको बता देंगे। आगे है लॉगरिथम का जितना भी रूल रेगुलेशन होता है वो, हालांकि इस सब को हम बाद में फिर लिखाएंगे, अभी जो क्लास स्टार्ट हो रहा है उसमें। लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, यूज ऑफ लॉग टेबल। अब आगे का जो टॉपिक है उसको देखिए आप, ये दूसरा पेज है। अब दूसरा पेज में देखिए लॉग टेबल लिखा हुआ है और इसमें देखिए हजारों डाटा है। आप ध्यान से देखिए इसमें कितना डाटा है, आप इसको खाली गौर से देखिए। ये अगला पेज आ गया, ये अगला पेज आ गया। ये लॉग टेबल यहाँ तक चला है 99 तक। इसके बाद आता है एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल में भी फिर इसी तरह से डाटा भरा पड़ा है। क्या आपकी क्षमता है कि आप इसको रट लें? हमारी भी क्षमता नहीं है, हम भी नहीं रट सकते हैं। इसलिए नहीं रट सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ रटने वाला चीज़ है ही नहीं, ये सब चीज़ समझने वाला चीज़ होता है। और लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का जो ऑपरेशंस होता है, यदि आप इसको ऑपरेट करना सीखते हैं तो ये काम जो है ना समुद्र में सील चुनने जैसा है। इस हजारों डाटा में किसी एक डाटा को आपको चुनना पड़ता है, तो वो बताना पड़ता है कि किस आधार पर वो उसको हम सेलेक्ट करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसका ज़रूरत कैसे पड़ेगा आप इसको ध्यान से देखिए।
अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी आप सिर्फ समझिए कि ये हमको पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए इसका इंपॉर्टेंस। सबसे जरूरी है माइंडसेट को सही करना जो आपका सही नहीं है। देखिए, जैसे हमको क्वेश्चन दे दिया गया कि 2 का पावर 8.3725 कितना होगा, इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मान लेंगे कि 2 का पावर 8.3725 का वैल्यू x के बराबर है। हम दोनों को बराबर कर लिए और अब हम x का मान निकालने का प्रयास करेंगे। x का मान निकालने के लिए हम दोनों तरफ log लेंगे। दोनों तरफ log लेंगे तो ये हो जाएगा log 2 का पावर 8.3725 बराबर कितना, log x। इसके बाद log m टू दी पावर n का फॉर्मूला आपको 11th में बताया गया था, वो सब हम हालांकि फिर से बताएंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला, पावर जो है तो होता है वो गुना में बदल जाता है। क्या लिख सकते हैं इसको, 8.3725 log 2 इज इक्वल टू log x। अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं 8.3725 इंटू log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। संयोग से ये डाटा हमको याद है, चूंकि इतना ना काम हुआ है कि दिमाग में बैठ गया है। वैसे ये log टेबल से देखने का चीज़ होता है, वो हम आपको सिखा देंगे कि कैसे देखा जाता है। इतना बराबर हो जाएगा log x। अब बताइए, ये गुना भले थोड़ा भारी हो, लेकिन ये गुना किया जा सकता है कि नहीं, ये तो आप जो जानते हैं गुना तो कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसका कुछ वैल्यू आ गया, मान लीजिए कि इसका वैल्यू आ गया आपको, अब हम लिख दें तो गलत हो जाएगा, हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे वैल्यू आ गया, हम इसको मिटा ही देते हैं। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, कोई कहेगा देखो गुना भी नहीं आता, कुछ हो लिख दिया है। आदमी बात बनाने के लिए बहुत तरह का बात बना देता है, बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। सुनिए इधर, मान लीजिए कि आपको ये वैल्यू आ गया कितना, 0.8257। मान लो कि ये वैल्यू आ गया, या 2.8, कुछ भी वैल्यू आ गया, कुछ तो आएगा ही। अब बताइए, इतना बराबर log x। अब यदि हमको x को अलग करना है, log को यदि उधर भेजेंगे ना तो log एंटी लॉग में बदल जाता है। तो इसी को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ वो नंबर 0.8257 जो भी है, और उसके बाद आपको एंटी लॉग टेबल से इसका मान देखना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ पर कितने जगह फंसेंगे, 3 जगह फंसेंगे। कहाँ कहाँ फंसेंगे सुनिए। पहला, लॉग का सारा फॉर्मूला आपको नहीं पता है, कुछ लोगों को पता है, सबको नहीं पता है। जैसे log m का पावर n क्या होता है, बहुत जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। दूसरा, log को इधर भेजिए तो एंटी लॉग में बदला, कैसे ये सब लोग नहीं जानते हैं, तो वो बताना पड़ेगा। मतलब पहला जगह पर फंसेंगे आप फॉर्मूला में। दूसरा जगह पर कहाँ फंसे आप, log 2 का वैल्यू हम कैसे लिख दिए 0.3010, वहाँ पर आप फंसेंगे। और तीसरा फंसेंगे, जब आप x बराबर एंटी लॉग इतना लिखे तो एंटी लॉग इतना का वैल्यू जो आया वो कैसे आया, इसमें आप फंस जाएंगे। तो इन सब बातों को एक एक करके समझाया जाएगा, ठीक है। तो इसी और इस तरह से x का वैल्यू जो भी निकलेगा वही 2 टू दी पावर 8.3725 का वैल्यू होगा। तो इस तरह से बड़ा इजीली कैलकुलेट कर लिया जाता है, लेकिन ये इजी तब होगा जब आप उसको ऑपरेट करने के लिए सीखेंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अच्छा, लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल को ऑपरेट करना आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है, लेकिन थोड़ा सा ना उलझा हुआ चीज़ है। तुम आज सीखोगे, 7 दिन के बाद फिर भूल जाओगे, दिमाग से स्लिप कर जाता है चीज़। तो उसको बार बार रिपीट करते रहोगे तो हमारे ख्याल से नहीं भूलोगे। वैसे इसका रिकॉर्डिंग होगा तो हम उसको हमेशा पब्लिक मोड में रखेंगे, तुमको जब भी पढ़ने का इच्छा हो तो तुम वहाँ से एक बार रिवीजन के ख्याल से पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू कीजिए। तो अब लिखिए तो लिखेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ लॉग। अभी जो रूल आपको लिखा रहे हैं वो सब आपको 11th में लिखाया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से इस कॉपी में लिख लीजिए, वहाँ से ज़्यादा यहाँ ज़रूरत है इसकी। सबसे पहला, log m टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू log m। एग्जाम्पल के तौर पर यदि log 5 का पावर 2 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू log 5।
ये पहला फॉर्मूला था, एग्जाम्पल के साथ हम समझाते रहे जा रहे हैं ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो इसको इम्प्लीमेंट करने में। दूसरा है log m इंटू एन का फॉर्मूला, ये होता है log m प्लस log n। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप log 5 गुना 10 लिखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं log 5 प्लस log 10। लॉग भी दो नेचर का होता है, एक होता है बेस 10, एक होता है बेस ई एक्सपोनेंशियल, जिसको हम लोग एल एन कहते हैं। इन अभी फॉर्मूला लिख लीजिए, बाद में सब पर डिटेल चर्चा होगी। इसका तीसरा log m बाय n का क्या फॉर्मूला बताया गया था, बताइए, बोलिए। log m माइनस log n। आपको बस इस सब फॉर्मूला को याद कर लेना है, अगला 3-4 क्लास में जम के सब फॉर्मूला का यूज होगा। जैसे log 1/2 को हम लिख सकते हैं log 1 माइनस log 2। फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 नहीं, ये log 10 का वैल्यू आप याद रखेंगे हमेशा 1 होता है। कैसे होता है ये सब आगे बताया जाएगा, अब मतलब अगले क्लास में। पांचवा बात ये याद रखना है कि log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो ये पांचवा बात था। छठा बात, एक होता है ln, e का वैल्यू 1 होता है, जहां पर e एक्सपोनेंशियल है, ln बेस e बोलते हैं इसको। अभी आप लिख लीजिए, जरूरत पड़ेगा इसका आगे। सातवां, ln x को ही हम लोग log x लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता था, याद है? 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता था। अब देखिए अंतर क्या है दोनों में। ln x और log x, इसमें होता है बेस e एक्सपोनेंशियल और इसमें होता है बेस 10। बेस 10 वाले log को ही हम लोग सिंपल log कहते हैं और बेस e वाले log को हम लोग ln कहते हैं। तो ln x को मतलब ln को हम log में बदल सकते हैं, किस चीज से गुना करके? 2.303 से गुना करके। और कोई फॉर्मूला छूटा? बस इतना ही है, एक आध वो छूटा होगा तो आगे आएगा तो अपने याद आ जाएगा। तो इसमें 1-2 लाइन छोड़ के आगे बढ़ जाइए। अब आप यहां से सीधा क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। यही वैल्यू लेते हैं, 2 का पावर 4.327, इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। बनाइए, साथ साथ बनाइए। तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले आप इसको क्या मान लीजिए, x। तो 2 का पावर 4.327 इज इक्वल टू x, ऐसा हम मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे बताइए? टेक इन लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ ले लीजिए लॉग। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 2 का पावर 4.327 इज इक्वल टू लॉग x। ये log m टू द पावर n के फॉर्म में है,
तो पावर को गुना में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4.327 log 2 इज इक्वल टू log x। फोर 4.327 इंटू लॉग टेबल की मदद से, जो टेबल आपको अगले क्लास में दिया जाएगा उसकी मदद से log 2 का मान निकाला जाता है। उसको बताएंगे हम कि कैसे आप निकालेंगे, वो सब अगले क्लास में ही होगा। इसका वैल्यू होता है 0.3010। आप एक जगह यहाँ फंस चुके हैं और इसकी बात अगला क्लास में इसको क्लियर किया जाएगा। इज इक्वल टू log x। अब इसको गुना करके हम लिख देते हैं, कितना आया 1.3024। बस 4 डिजिट तक लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा, आगे कितना लिखते रहोगे बात उतने रहेगा। इतना इज इक्वल टू log x। log को जब इस पार से उस पार लेके जाते हैं तो वो बदल जाता है एंटी लॉग में, तो इसी को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3024। और यहां पर अब हम x का वैल्यू निकाल लें तो वो मान निकल जाएगा। अब x का वैल्यू निकलेगा कैसे? इसके लिए हमको इस संख्या का एंटी लॉग चेक करना होगा एंटी लॉग टेबल में, और इसका वैल्यू हमको भी याद नहीं है, तो अभी हम लॉग टेबल का हेल्प लेंगे। पहले आप यहां तक पहुंचिए। हो गया क्या? हो गया। हम शुरुआत किए हैं और तुमको बस उलझा रहे हैं, अभी उलझन दे रहे हैं कि तुम समझो कि यहाँ तुम उलझ रहे हो। अगला दिन उस सब उलझन पर काम होगा, तो क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगला। देखिए, इस संख्या का यदि हमको एंटी लॉग टेबल देखना है तो इस चूंकि ये देखने के लिए हमको आता है, आपको नहीं आता है, तो हम सीधे अभी आंसर लिखेंगे उस टेबल की मदद से। कैसे आया ये सब बात अगला दिन होगा। थोड़ा इस संख्या को लिख लो, तो कहीं कोई एक आदमी रफ में लिखो तो 1.3024 लिख लिया। 0.30 था ना, 0.30 का 0.30 के बाद कितना है 24 लिखो तो एक नंबर 2004। उसमें उसके बाद क्या था, वो 4 के बाद 2 के बाद कितना था 4, उसमें 2 जोड़ दो तो 2006। इसका आंसर होगा 20.06 यही होगा। यही इसका आंसर होगा। और आपके पास यदि साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो आप उस पर कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको आंसर ही आ जाएगा। लेकिन सुन लो, सुनो इधर, परेशान मत हो। तुमको लगा होगा कि क्या क्या कर दिए, अरे कुछ हो नहीं किए हैं, ये सिर्फ हम अपना काम किए, तुमको कुछ नहीं अभी बताए। हम तुमको सिर्फ ये बताए कि उलझन कहाँ कहाँ था, समझ में आया? 2 जगह उलझन था इसमें, एक लॉग टेबल में और दूसरा एंटी लॉग टेबल में। तो अगला क्लास में पूरा का पूरा ऑपरेशन बताया जाएगा लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का, जो 2-3 दिन चलेगा। थोड़ा लंबा चौड़ा बात है, भारी बात है। रुकेंगे थोड़ा आप लोग। कल संडे है तो संडे को तो छुट्टी रहेगा आप लोगों का।